सभी साथियों को जोहार। जय आदिवासी जिंदाबाद। साथियों, बहुत दिनों बाद फेसबुक पे लाइव आया हूँ और आज फेसबुक पर लाइव आने का उद्देश्य, जैसे कि मैंने कल शाम को ही बता दिया था, कि मुझे मुख्य रूप से जो आज देश में एक बड़ा मुद्दा पूरे देश के आदिवासी समुदायों के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान आचार संहिता। और समान आचार संहिता के बारे में आज पूरे देश में, पूरे देश के अखबारों में, पूरे देश के राजनीतिक दल एक चर्चा का विषय है कि समान आचार संहिता लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रूप से एजेंडा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, और वो अपने एजेंडे को लागू करने के लिए विधि आयोग के माध्यम से उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मध्य प्रदेश के शहडोल आए थे तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया है, और इसको लेकर देश के कई वर्ग समानता की बात कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन देश में एक बड़ी आबादी जो देश के आदिवासी समुदाय की है, जिन्हें संविधान में शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, उस समुदाय के मन में जो आशंकाएं हैं यूनिक सिविल कोड को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो संदेह है, और संदेह होना भी वाजिब है। इसलिए वाजिब है क्योंकि देश में समानता की बात की जा रही है। समानता होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन समानता किस बात की होनी चाहिए, इसका सबको चिंतन मंथन करना चाहिए। जैसे कि हमारा मानना है कि समानता संपत्ति में होना चाहिए, समानता आर्थिक मापदंडों में होना चाहिए। लेकिन आज केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से एक देश एक विधान की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनके कई नेता अपना अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि इससे कई अखबारों के माध्यम से भी हमने पढ़ा है कि उनका फोकस मतलब इस ओर दिखाया जा रहा है कि हम मुस्लिमों के अधिकार है, खासकर उनको लेकर वो बात कर रहे हैं कि उनको अखबारों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि मुस्लिम प्रभावित होगा, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों के अधिकार कम कर दिए जाएंगे। लेकिन पूरे देश के आदिवासियों को और खासकर मध्य प्रदेश के आदिवासियों को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अगर मुस्लिम आबादी 7% है तो प्रदेश में आदिवासी आबादी 21% से ज़्यादा है आज। और 21% से ज़्यादा होने के कारण अगर यूसीसी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग है तो आदिवासी समाज है। आदिवासी समाज का एक दुर्भाग्य रहा कि इस समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग भी, जो बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग जो आज बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, वो भी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है। खासकर संवैधानिक अधिकारों की बात करने की बात आती तो संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची, आजादी के 70 साल में कई ऐसे पढ़े लिखे अधिकारी लोग भी हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, और वो भी तब जब जयस जैसे युवा क्रांतिकारी विचारधारा के संगठन फ्रंट लाइन पर आकर अपने अधिकारों, हक और अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो कई अधिकारी इस शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 को लेकर अवेयर हो रहे हैं। अभी भी समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसे अनुसूची 5, अनुसूची 6 से कोई लेना देना है। मैं शुरुआत करने से पहले मैं सोशल मीडिया पर हाल ही में एक प्रश्न राइज किया था पूरे देश के आदिवासी युवाओं के लिए, आदिवासी समुदाय के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी युवाओं के लिए, कि मैं एक आप सभी को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा में हाल ही में हमारी 28 मई को, 28 जून को, जब हमारी विधानसभा कमेटी में एसटी एससी ओबीसी कमेटी में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हरियाणा की एससी ओबीसी कमेटी और मध्य प्रदेश की एसटी एससी ओबीसी कमेटी ने संयुक्त रूप से पार्टिसिपेशन किया था। हमने वहां की कमेटी के सभी माननीय सदस्यों से हमने एक सवाल पूछा था कि वहां पर हरियाणा में आदिवासी कितने हैं या ट्राइबल। पहले तो हमारा सवाल था कि वहां पे एससी और ओबीसी कमेटी क्यों, एसटी
क्यों छोड़ा? तो माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे यहाँ एसटी है ही नहीं। मैं पूरे देशवासियों से और पूरे आदिवासी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, मैंने पूछा सोशल मीडिया की कि हरियाणा, जब आदिवासी तो पूरे देश में है, क्योंकि इस देश के मूल लोग, इस देश के मूल निवासी तो यही लोग हैं, तो ये तो पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में क्यों नहीं? इसका जवाब कोई भी युवा ने संतोषजनक नहीं दिया। तो मैं आप सभी को सोशल मीडिया, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि हरियाणा राज्य में आदिवासी नहीं है। आदिवासी राज्य, हरियाणा राज्य में भी आदिवासी रहते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में संवैधानिक व्यवस्था ने और संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आदिवासी कौन या आदिवासी या शेड्यूल्ड ट्राइब होने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए। आज आदिवासी होने के लिए उनको अपनी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज, उनकी विशेष पहचान, उनकी संस्कृति को जिंदा रखना पड़ता है। और यह बात सिर्फ डॉक्टर हीरा अलावा नहीं बोल रहा है। इस बात को 1965 में बीएस लोकुर, रिटायर्ड चीफ जस्टिस बीएस लोकुर जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी 1965 में, उसी लोकुर कमेटी ने मापदंड निर्धारित किए हैं कि जो आदिवासी कहलाना चाहते हैं, एक तो उनको अपनी संस्कृति को जिंदा रखना पड़ेगा, अपनी परंपराओं को जिंदा रखना पड़ेगा, अपनी विशेष आइडेंटिटी को जिंदा रखना पड़ेगा और अपनी रूढ़ियों को जिंदा रखना पड़ेगा। और जो आदिवासी कम्युनिटी इस देश में अपनी परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अपने स्वभाव को भूल जाएगी, वो आदिवासी नहीं रहेगी। तो हरियाणा में हो सकता है वहां के आदिवासियों ने अपनी संस्कृति को भुला दिया हो, वहां की उनकी अपनी रीति रिवाजें, उनकी अपनी परंपराएं नहीं बची हो, तो उन्हें एसटी में नहीं रखा। ऐसे ही पूरे देश के युवाओं से, आदिवासी कम्युनिटी के नेतृत्वकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी होने के लिए उसकी पहचान, यही उसकी रूढ़ियां, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज। और अगर आप इसको भूल जाते हैं, तो ये रूढ़ियां, इनकी परंपराएं, कल्चर भूल जाते हैं, तो आप आदिवासी नहीं रहेंगे। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था कहती है, ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से गठित लोकुर कमेटी, बीएस लोकुर कमेटी कहती है। ये सभी पढ़े लिखे देश के आदिवासियों को, बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए। अब सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारे मन में भी आशंकाएं हैं कि आज हमारी एक अलग आइडेंटिटी भारत के संविधान में हमें दी गई है कि आज अगर आपकी रूढ़ियां, आपकी परंपराएं, आपके रीति रिवाज अगर आपके पास नहीं बचती है, तो आप आदिवासी नहीं रहेंगे, मतलब आप सामान्य हो जाएंगे, जैसे कि हरियाणा राज्य में हुआ है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है, तो क्या इस देश के आदिवासियों को अपनी रूढ़ियों, अपनी परंपराओं, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने का मौका मिलेगा? आज भारत के संविधान ने इस देश के आदिवासियों के लिए, उनकी सुरक्षा और संरक्षण और उनके विकास के लिए संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाई। महामहिम राज्यपाल महोदयों को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिम्मेदारी सौंपी गई, उनको विशेष दायित्व सौंपा गया कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के अनुसार शेड्यूल एरिया में, ट्राइबल एरिया में रहने वाले हमारे देश के आदिवासियों को विशेष सुरक्षा, संरक्षण और उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान दिए थे और उन प्रावधानों को कानूनी अमली जामा पहनाना था। लेकिन आज तक आजादी के 70 साल बाद भी देश के किसी भी राज्य में शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 को लेकर रेगुलेशन किसी भी राज्य सरकारों ने नहीं बनाए।
ये सब कुछ देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हमारे नेतृत्वकर्ताओं की मंशा की ओर पर निर्भर करता था। अगर उनकी मंशा होती देश के आदिवासियों के साथ न्याय करने का, उनको उनके अधिकार देने का, तो आज शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 को लेकर रेगुलेशन बनने चाहिए थे, लेकिन किसी भी राज्य में रेगुलेशन नहीं बनाए। आज यही शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 आदिवासियों को ऐसे कानून उनके क्षेत्रों में बनाने के लिए उन्हें अधिकार देता है, उन्हें विशेषाधिकार देता है कि जो उनकी रूढ़ियों को संरक्षित कर सके, उनकी परंपराओं को संरक्षित कर सके। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो क्या शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 क्या औचित्य रह जाएगा? क्या ये आदिवासियत के लिए जाना जाता है? तो यूनिफॉर्म, क्योंकि सब समान हो गया, आप सब एक समान हो गए, सबके ऊपर समान कानून लागू होगा, तो फिर इस देश के आदिवासियों के लिए जो आज दिनांक तक कानून जो बनाए जाने चाहिए थे शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के अधीन, आज तक नहीं बने, तो वो तो कानून बनने की संभावना आज से ही खत्म हो गई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद। और देश का दुर्भाग्य रहा कि देश के आदिवासियों को आज दिनांक तक ऐसे नेता उनके लिए, उनके नेतृत्वकर्ता, उनके शुभचिंतक नहीं हुए जो उन्हें संविधान में दिए गए बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक प्रावधानों को लागू नहीं करवा सके। आज देश का आदिवासी समुदाय अलग अलग राज्यों में, आज हमारे देश में 700 के लगभग आदिवासी समुदाय, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमारा जब एक था तो लगभग 70 आदिवासी कम्युनिटीज हमारे प्रदेश में थी। और उस समय आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आदिवासियों की रूढ़ियों परंपराओं को रूढ़िजन्य संहिता में बनाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में दिए गए प्रावधानों के तहत 1984 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश, जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश भी बने, श्री जे.एस. वर्मा को रूढ़िजन्य विधि संहिता यानी स्वयं विधि कानून बनाने का दायित्व सौंपा गया था। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल्य राज्य में आज तक रूढ़िजन्य संहिता विधि नहीं बनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने 1977-78 या 1978-79 में यह सिफारिश की थी कि राज्य सरकारें विद्यमान कानूनों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके विस्तार या अन्यथा लागू किए जाने के बारे में संबंधित राज्य सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया जाए। आज शेड्यूल्ड एरिया में सारे सामान्य कानून, आज जबकि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 इलाके में वही कानून लागू हो सकते थे जो वहां के आदिवासियों की परंपराओं, उनकी रूढ़ियों का संरक्षण करते हैं, लेकिन आज भी शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 इलाकों में सारे सामान्य कानून थोप दिए गए। देश के आदिवासियों ने अपने अधिकार नहीं मांगे, देश के संवैधानिक व्यवस्था ने उनको अधिकार नहीं दिए, और आज की चुनी हुई सरकारें, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें आदिवासियों के प्रति, उनके विकास के प्रति अगर सकारात्मक सोच रखती, आदिवासियों के प्रति सही मंशा रखती, तो उनके अधिकार उन्हें देती। आदिवासी भोले भाले, आदिवासी समुदाय का बड़ा तबका आज भी पढ़ा लिखा नहीं है, उन्होंने कभी अपने हक और अधिकार मांगे नहीं। जो ज्ञान, जो कुछ गुमराह करने वाली संस्थाओं ने उन्हें दिया, उन्होंने उसको, इतने भोले वाले थे, उनको मान लिया। लेकिन सवाल कि इस देश की सत्ता में बैठे, इस देश की व्यवस्था में बैठे हमारे कर्णधारों ने उनकी मंशा आदिवासियों के विकास की क्यों नहीं रही है? अब मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा चिंतन मंथन करने का विषय है। हाल ही में जो 22वें विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में जो विज्ञप्ति जारी की गई है, इसका निश्चित ही पूरे देश का आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोग अपना अपना तर्क भी पेश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि समाज के परंपराओं, प्रथागत कानूनों, पद्धतियों, रीति रिवाजों, स्वशासी कानूनों, पहचान और अन्य अधिकारों को संविधान में मिले विशेष संरक्षण मिला है।
समान नागरिक संहिता आदिवासी समाज को संविधान में मिले विशेष अधिकारों के प्रति आशंकित करता है, इसमें कोई दो मत नहीं। आदिवासी समाज के परिप्रेक्ष्य में यूसीसी देश की विविधता में एकता पर एक गंभीर चोट करेगा और निम्नलिखित कारणों से देश के समक्ष एक बड़ी वैधानिक संकट स्थिति उत्पन्न करेगा। आज आदिवासी समाज की अपनी परंपराएं, अपनी रूढ़ियां हैं और एक अपनी विशिष्ट पहचान होने के बावजूद भी यह समाज इस देश की विविधता में एकता, इस राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था और समर्पण रखता आया है। इस राष्ट्र के योगदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। आजादी की इस लड़ाई में इस देश के मूल निवासी, इस देश के आदिवासियों ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो इस देश का आदिवासी समुदाय था। चाहे संथाल विद्रोह, चाहे मुंडा विद्रोह हो, चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे भील विद्रोह हो, चाहे गोंड विद्रोह हो, सारे विद्रोह अगर सबसे पहले शुरुआत हुए तो देश के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी थी। लेकिन उन्हीं आदिवासी क्रांतिकारियों के योगदान को इस देश में भुला दिया गया है। आज आदिवासी समाज में उनके विवाह एवं तलाक संबंधी अलग अलग प्रथागत कानून है। आज आदिवासियों को तलाक लेने के लिए ये कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। आदिवासी समाज की रूढ़ियां, उनकी परंपराएं उन्हें विशेष अधिकार देती है कि अपने समाज में अगर उनको तलाक लेना है तो अपने समाज, आदिवासी समाज की पारंपरिक रूढ़िगत प्रथा व्यवस्था के तहत उनको गांव में ही फैसले करने का उनको विशेष अधिकार मिले। क्या यूसीसी लागू होने के बाद में देश के आदिवासियों के पास ये अधिकार बचेगा? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि उत्तराधिकार का। देश में अधिकांश आदिवासी समुदाय में अंतर्विवाह और गोत्र बहुविवाह को प्राथमिकता देते हुए पितृसत्ता और एक पत्नी प्रथा का पालन करते हैं, जबकि आदिवासी समुदाय विशेष रूप से मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया जनजाति मात्र सत्तात्मक है। गारो में सबसे छोटी बेटी जो जिसे नोकना कहते हैं, खासी में खादुई संपत्ति का उत्तराधिकारी होती है। एक तरफ गारो और खासी में पति पत्नी के साथ रहने के लिए आता है, पति पत्नी के साथ रहने के लिए आता है, और जयंतिया में शादी के बाद पति पत्नी अपने माता पिता के साथ रहना जरूरी समझते हैं और पति अपने ससुराल में पत्नी से मिलने आता रहता है। असम और अरुणाचल में मिकिरो में यदि लड़की उत्तराधिकारी और इकलौती बेटी है तो वह विवाह के बाद अपना घर नहीं छोड़ती है। हालांकि अधिकांश आदिवासियों जैसे गोंड, भील, हलबा, सहरिया, कोरकू, संथाल, मुंडा, उराव में एक पत्नी प्रथा है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे बांझपन, पागलपन आदि मामले में द्विविवाह, बहुविवाह अनुमति दी जाती है। लेकिन कुछ आदिवासी समुदाय जैसे गारो, हिमाचल प्रदेश के किन्नौरा, गद्दी जनजाति, उत्तराखंड के जोनासार, बावर और खस जनजाति और अरुणाचल प्रदेश में गाइलोंग, केरल तमिलनाडु के नीलगिरी, मालाबार के टोडा, माला जनजाति में पतित्व बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। कुछ संबंधों में परहेज के नियम भी हैं, लेकिन ये एक समान नहीं। ज्यादातर मामलों में महिला की सहमति मायने रखती है। तलाक अपेक्षाकृत आसान है, इसके लिए वेद आधार और कुछ दायित्वों की पूर्ति जरूरी है। आदिवासी समाज में विधवा विधुर दोनों के लिए पुनर्विवाह के विकल्प मौजूद है। तलाक पुनर्विवाह के लिए विभिन्न जनजातियों में अलग अलग रिवाज है। इस प्रकार तलाक के मामले में प्रथागत कानून काफी विषम है। इनमें अधिकांश जनजातियां के अपने कानून संहिताबद्ध दस्तावेजीकृत नहीं है। ऐसे में कई जनजातियों के रीति रिवाजों, परंपराओं को जानना कठिन है, पर वे सामाजिक स्तर पर लोक व्यवहार में बनी हुई है। मेघालय में विविधता को ध्यान में रखते हुए 21वें विधि आयोग ने पारिवारिक कानून में सुधार 2018 अधिकांश अपने पत्र के पैरा 1.33 में कहा है। हालांकि ऐसे रीति रिवाज मुख्यधारा की नैतिकता की अवधारणाओं में फिट नहीं हो सकते, लेकिन इन्हें मेघालय में सामान्य प्रथाओं के रूप में माना जाता है और ऐसे विवाहों को मेघालय अनिवार्य विवाह
पंजीकरण अधिनियम 2012 के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है, जो आदिवासी संस्कृति में अंतर को पहचानता है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता बहुलता का विरोधाभासी नहीं हो सकता। यह केवल सांस्कृतिक मतभेदों के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को सुनिश्चित करता है। उत्तराधिकार और विरासत की बात आती है तो भारत के सभी आदिवासी समुदायों में उत्तराधिकार की पद्धति काफी विविधतापूर्ण है। अधिकांश पैतृक वंशानुक्रम में का तो कुछ मातृवंशीय पद्धति का पालन करते हैं, जबकि कुछ पितृवंशीय मातृवंशीय के अपवाद भी हैं, जिसे द्विपक्षीय पद्धति कहते हैं। आदिवासियों में संपत्ति की अवधारणा बहुत कठोर है। चल संपत्ति में मवेशी, धन, कपड़े, आभूषण, कृषि उपकरण आदि शामिल है, जबकि अचल संपत्ति में मुख्य रूप से भूमि, खड़े पेड़, कुएं, टैंक, तालाब आदि शामिल है। पितृवंशीय जनजातियां जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना आदि में गोंड, कोरकू, भील, हल्बा, मुंडा, संथाल, हो, उराव, बथुड़ी, कोरकस, येरुकला इत्यादि। हिमाचल प्रदेश के गद्दी, किन्नौरा, उत्तराखंड के जोनासारी आदि का मानना है कि पैतृक संपत्ति उनके कबीले से बाहर नहीं जाती, इसीलिए बेटियां और विधवाओं की संपत्ति विरासत में नहीं मिलती। हालांकि उन्हें विवाह तक या जीवन भरण के लिए उपभोग, भरण पोषण का अधिकार प्रदान किया जाता है, लेकिन पैतृक संपत्ति अलग अलग करने का अधिकार नहीं है। हालांकि न्यायालय और सरकार द्वारा यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 14, 21 और लिंग आधारित भेदभाव में आलोक में संशोधन किया जा सकता है क्या, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आदिवासी भूमि का अंतरण गैर आदिवासियों को न हो, आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और संविधान की 5वीं अनुसूची तथा पेशा कानून का उल्लंघन न हो। वहीं मेघालय, केरल और लक्षद्वीप में उत्तराधिकार और विरासत में मात्र सत्तात्मक पद्धति का पालन करते हैं। मेघालय के खासी, गारो और केरल तमिलनाडु की सीमाओं पर रहने वाले कादर, पुलायन, कुरिद्रिया, कनिकचर, मन्नान और आदि और लक्षद्वीप के मूल निवासी केरल के मूल निवासी हैं। केरल में मातृवंशीय व्यवस्था को मरुमकथायम कहा जाता है। निकोबारियों में भी उत्तराधिकार का पैटर्न मातृवंशीय है। गारो में समाज जिस धुरी पर घूमता है वह मचोंग, जिसका अनुवाद कर्नल लाल्टन ने मातृत्व के रूप में किया है। लक्षद्वीप में तारावाद जनजाति सामान्य मातृवंशीय है। अधिकार महिला सदस्यों के माध्यम से गुजरता है। एक पुरुष सदस्य के पास तारावड़ संपत्ति पर केवल उपभोग का अधिकार होता है। कुछ ऐसे जनजातीय समूह जहां विरासत पुरुष या महिला में से किसी एक को पसंद के आधार पर दी जा सकती है। मध्य निकोबारियों में प्रचलित वंशानुक्रम के इस पैटर्न को मकलानी के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार परिवार का मुखिया सारी संपत्ति का मालिक होता है और यह उस पर निर्भर करता है कि वह अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति किसे देगा। वहीं ग्रेट निकोबार के शैंपेन के बीच विरासत का पैटर्न भी द्विपक्षीय है, जिसका अर्थ यह है कि बच्चों का सामाजिक जुड़ाव पिता माता दोनों से होता है। यदि कोई शैंपेन लड़का शादी के बाद अपने पिता के साथ रहता है तो उसे अपने पिता की संपत्ति पाने का अधिकार है। यदि लड़का पत्नी के साथ रहने के लिए अपना मूल परिवार छोड़ देता तो मूल परिवार की संपत्ति में लड़के का अधिकार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार देखें तो आदिवासी विरासत के संदर्भ में बहुत विविधता है और विरासत के सभी प्रकार प्रचलित। इसी प्रकार गोद लेना, भरण पोषण, संरक्षण के भी अलग अलग नियम प्रचलित हैं। अतः विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन यूसीसी के नाम पर एक जैसा कानून थोपना निश्चित रूप से आदिवासियों और राष्ट्र हित में नहीं है। टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य राज्य में कोर्ट ने दोहराया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का सार विभिन्न भाषाओं और विभिन्न मान्यताओं वाले विभिन्न प्रकार के लोगों की मान्यताओं और संरक्षण है और उन्हें एक साथ रखना ताकि संपूर्ण अखंड भारत का निर्माण करना है। इस प्रकार एकजुट राष्ट्र में आवश्यक रूप से एक रूपता की आवश्यकता नहीं। यह मानवाधिकारों पर कुछ सार्वभौमिक और निर्भर तर्कों के साथ विविधता का सामंजस्य बना है। उक्त परंपराओं, रिवाजों, पहचान, अधिकार
एवं प्रथागत कानूनों को भारतीय संविधान में मान्यता दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी वैधता को स्वीकार किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत आदिवासी समुदाय की परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों एवं विवादों को निपटाने की पद्धतियों को मान्यता दी गई। उसका संहिताकरण कर रूढ़ी जन्य विधि संहिता का प्रावधान है। संविधान की 5वीं अनुसूची में 6वीं अनुसूची में दिए गए विशेष प्रावधानों के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति या महामहिम राज्यपालों को रूढ़िजन्य विधि संहिता को कानूनी स्वरूप दिए जाने का अधिकार है। आदिवासियों के परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों, विवाह, जन्म, मृत्यु, संस्कार, उत्तराधिकार तथा प्रथागत कानूनों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में भी मान्यता दिया गया है। आदिवासी समुदाय संविधान के अनुच्छेद 244 के 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत संरक्षित है। इसके अलावा देश के आदिवासियों, पूर्वोत्तर एवं अन्य राज्यों में सुरक्षा और उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है, जो कि यूसीसी इनके खिलाफ। देश के 16 राज्यों में लगभग 75 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, आदिम जनजाति के उत्थान एवं विकास के लिए भारतीय संविधान में संसद एवं विधानमंडलों के नियम कानूनों में विशेष प्रावधान किए गए। भारत की संसद द्वारा पारित 1996 की धारा 4 क, ख, घ में जनजातीय समुदायों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान दिए गए। भारत के संविधान के भाग 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल उक्त भाग के अधीन ऐसे कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित विशिष्टता में से किसी के असंगत हो। मतलब भारत के संविधान का भाग 9 कहता है कि किसी बात के होते हुए भी राज्य का विधानमंडल उक्त भाग के अधीन ऐसे विधि नहीं, ऐसे कानून नहीं बनाएगा जो कि विशिष्टताओं में से किसी के असंगत, मतलब आदिवासियों की रूढ़ी परंपराओं, रीति रिवाजों के खिलाफ हो। ऐसे कानून भारत का कोई भी विधानमंडल, कोई विधानसभा नहीं बना सकती है। ये भारत देश का ये पेशा कानून की 1996 की धारा 4 कहती है। लेकिन दुख इस बात का है कि पेशा के नियम आज दिनांक तक सही ढंग से किसी भी राज्य सरकारों ने नहीं बनाए। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पेशा नियम बनाए। पेशा नियम बनाकर सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को समझाने का एक प्रयास किया कि पेशा कानून आपके लिए है, आपको बताया गया, आपको अधिकार कुछ नहीं दिया। ग्राम सभाओं को पेशा के अधीन संसाधनों पे जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं दिए गए। उनकी आदिवासियों की रूढ़ी परंपराओं की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन रूढ़ी परंपराओं को संरक्षण करने के लिए कोई भी विधि राज्य सरकार ने आज दिनांक तक नहीं बनाया। आदिवासी राज्य नागालैंड को 371A, मिजोरम को अनुच्छेद 371G समेत अन्य कई राज्यों को प्रथागत कानूनों पर विशेष सुरक्षा दी गई। 5वीं और 6वीं अनुसूचित राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद, क्षेत्रीय परिषद, ग्राम सभाओं को स्वायत्तता दी गई। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 342 में तहत आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। वर्तमान में देश के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र, 4 राज्यों में ट्राइबल राज्य। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। भारत में आदिवासी आबादी काफी विषम है और देश में कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है। आज भी जंगलों, पहाड़ों में आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा निवास करता है। लोकुर कमेटी 1950, जिसके बारे में बता चुका, 1965 में बनी। आदिवासियों को पहचान देने के लिए उन्होंने जो मापदंड निर्धारित किए थे कि विशेष संस्कृति होनी चाहिए, विशेष लक्षण होना चाहिए, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए, स्वभाव में विशेष स्वभाव होना चाहिए, शासकीय नौकरियों एवं शिक्षा, शासकीय संस्थाओं में आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 244 के तहत, अनुच्छेद 344 के तहत संसद और विधानमंडलों में सांसद और विधायक पद के लिए आदिवासियों के लिए आरक्षण दिया गया। 275(1) के तहत जनजातीय उपयोजना का विशेष प्रावधान के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 244(1) में अनुसूची 5 के तहत कोई भी कानून अनुच्छेद क्षेत्र में आदिवासियों के परंपरा, प्रथागत कानून, रीति रिवाजों इत्यादि में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसे में इसकी उपेक्षा कर यूसीसी लागू करना वैधानिक संकट पैदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट समेत अनेक फैसलों में आदिवासी पहचान, अधिकार, परंपरा, रीति रिवाज और आदिवासियों की स्वायत्तता को मान्यता दी गई
अतः इन सभी की उपेक्षा की जाकर, इन सभी को अमान्य किया जाकर आदिवासी समुदाय को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाना आदिवासी समुदाय के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इससे लागू करने से संवैधानिक संकट पैदा होगा, साथ ही देश की विविधता की एकता को चोट पहुंचेगा। भारत के संविधान में आदिवासी समुदाय को विशेष मूल अधिकारों का अवहेलना कर राज्य के नीति निर्देशकों को तत्वों को थोपना ठीक नहीं है। साथियों, ये कुछ बातें मैंने नोट करी हुई पढ़ी है, हमारे कुछ साथियों से हमने जानकारी ली और आप सभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आजादी के बाद भी अगर ये देश में समान होते तो आज ये आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता। आज भी जंगलों पहाड़ों में रहने वाला आदिवासी समुदाय उन्हीं जंगलों पहाड़ों में रहता। आजादी से पहले 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया देश पे, उससे पहले मुगलों ने राज किया, उससे पहले राजशाही चली, लेकिन इस हजारों सालों की व्यवस्था में इस देश का आदिवासी कहाँ था, उनकी अपनी पहचान कहाँ थी। आज बहुत संघर्ष के बाद इस देश के क्रांतिकारी आदिवासियों की कड़ी मेहनत के कारण, चाहे बिरसा मुंडा हो, टंट्या भील हो, गुंडा धूर हो, रेंगा कोरकू हो, रानी दुर्गावती हो, चाहे सिद्धू कानू हो, आदिवासी समाज के क्रांतिकारियों ने बगावत करी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आज अपने अधिकार हासिल कर पाए। आज भारत के आदिवासियों को एक अलग पहचान मिली, उन्हें संविधान में आरक्षण मिला और आरक्षण के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में आने का मौका मिला। आज भी जो जंगलों में पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों में रहते हुए हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को उन जंगलों पे न तो सभी आदिवासियों को व्यक्तिगत अधिकार दे पाई सरकार, न उनको सामुदायिक वन अधिकार दे पाई। हो सकता है कुछ राज्यों में केंद्र राज्य सरकारों ने मिलकर सामुदायिक कम्युनिटी राइट्स दिए हो, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश जैसे बहुल्य राज्य, आदिवासी बहुल्य राज्यों में कम्युनिटी राइट्स नहीं के बराबर दी है। ऐसे में एक यूनिक सिविल कोड लागू करना इस प्रदेश के नहीं पूरे देश के आदिवासियों के खिलाफ। केंद्र सरकार को स्पष्ट करना होगा, राज्य सरकारों को स्पष्ट करना होगा कि क्या यूसीसी देश के आदिवासी की रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनकी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची को प्रभावित नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये देश की, केंद्र की मोदी सरकार को, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को और मध्य प्रदेश से सहित देश की कई राज्य सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए। आज देश का आदिवासी आज भी अंतिम पंक्ति पायदान में खड़े विकास के। आज भी इस देश के आदिवासियों को उनको मूल अधिकार नहीं रखा। आज भी इस देश के आदिवासियों को बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है। आज भी इस देश का आदिवासी रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य भटक रहा है। आज भी इस देश के आदिवासियों का पक्ष रखने वाले विधानसभाओं के भीतर, लोकसभाओं के भीतर नहीं के बराबर नेतृत्व है। मैं जयस के माध्यम से पूरे देश के आदिवासियों को आह्वान करता हूं कि अगर यूसीसी के माध्यम से देश के आदिवासियों की परंपराओं पर, देश के आदिवासियों की रूढ़ियों पर, देश के आदिवासियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर अगर चोट पहुंचती है, उन पर हमला होता है, तो निश्चित ही पूरे देश के आदिवासियों को इसके पक्ष में इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन राजनीतिक पार्टी इसका सपोर्ट करती है, कौन राजनीतिक पार्टी इसका विरोध करती है, लेकिन अगर पहला विरोध होना चाहिए तो इस देश के आदिवासी समुदाय का होना चाहिए। क्योंकि जो आजादी के हजारों साल के इस संघर्ष में, आदिवासी क्रांतिकारियों के संघर्ष के बाद ये अधिकार मिले हैं, अगर इन अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की मोदी सरकार छीनती है तो उसके खिलाफ पूरे भारत के आदिवासियों को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमारे आदिवासी समाज के प्रत्येक पढ़े लिखे युवा को अपने हक और अधिकार जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और खुलकर अपनी बात रखना चाहिए। पूरे देश के आदिवासी युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि यूसीसी से अगर 5वीं अनुसूची प्रभावित होती है, 6वीं अनुसूची प्रभावित होती है, आदिवासियों की रूढ़ियां और परंपराएं प्रभावित होती है, आदिवासियों की विशिष्ट पहचान प्रभावित होती है, आदिवासियत प्रभावित होती है, तो खुलकर विरोध करो साथियों। क्योंकि अगर विरोध नहीं करोगे तो आपकी पहचान खत्म होगी। अगर आप समान हो जाएंगे तो आपके अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और अगर आप आज नहीं जागे तो आने वाली समय में हमें हजारों पीढ़ियां आपके अधिकारों को लेकर आप कोसेगी कि हमारे पुरखे कैसे रहे जो हमारे लिए संघर्ष नहीं कर पाए। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि यूसीसी के बारे में पढ़े और आपकी परंपराओं, रूढ़ियों के खिलाफ हो तो इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। अगर आप नहीं विरोध करते हैं
तो और अगर आप राजनीतिक पार्टियों की गुलामी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आदिवासियत के ऊपर हमला होगा, आपकी पहचान के ऊपर हमला होगा, आपके सम्मान के ऊपर हमला होगा। आप सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद।